फिल्मी दृष्टिकोण के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे रीमेक्स को लेके। और जब रीमेक्स की बात आती है तो मेरे हिसाब से शोले से बड़ा एग्जाम्पल दिया नहीं जा सकता। शोले वो मूवी है जिसको शायद इंडिया के हर एक बंदे ने देखा है। शोले वो मूवी है जिसको देख के कोई नहीं कह सकता कि ये अच्छी मूवी नहीं है। इवन इफ आई एम कंसर्न, आई हैव सीन दिस मूवी 40 टाइम्स। और मैं इस मूवी को जब भी देखता हूं मुझे इस मूवी में कुछ नया दिखता है। अब शोले एग्जैक्टली रीमेक तो नहीं है। शोले इज इंस्पायर्ड फ्रॉम मैग्निफिसेंट सेवन और द सेवन सैमुराई। लेकिन रमेश सिप्पी ने जो मैग्निफिसेंट सेवन का बेसिक प्लॉट था वो प्लॉट था प्रोटेक्शन का, यानी कि 7 लोग एक विलेज को प्रोटेक्ट करते हैं। उस प्लॉट को तो उन्होंने रिटेन किया, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर मेन प्लॉट रखा रिवेंज का। और एज फार एज रिवेंज इज कंसर्न, रिवेंज इज द बिगेस्ट इमोशन। अगर आप सास बहू की मूवी बेटा भी देखेंगे ना, और उसमें जब बहू सास से रिवेंज लेती है ना, तब ऑडियंस को बड़ा मजा आता है। तब ऑडियंस को लगता है कि पैसा वसूल हो गया। शायद रमेश सिप्पी इंडियंस ऑडियंस की ये नब्ज को पहचानते थे, इसलिए उन्होंने इस मेन इमोशन को कैप्चर किया। इसके अलावा रमेश सिप्पी ने कुछ और हॉलीवुड मूवीज को भी देखा और उसमें से बहुत सारे एलिमेंट्स लिए। जैसे कि एक शॉट आपको शायद याद होगा कि जब ठाकुर की फैमिली को किल किया जाता है और उस शॉट को पिक्चराइज किया गया है, तो वो शॉट वंस अपॉन ए टाइम इन वेस्ट से लिया गया है। इसके अलावा एक और शॉट है, शो शायद आपको हमेशा याद रहेगा। वो शॉट था ट्रेन रॉबरी का, जिसमें जय, वीरू और ठाकुर डाकुओं का सामना करते हैं एक चलती ट्रेन में। ये शॉट इंस्पायर्ड था हॉलीवुड मूवी जिसका नाम है बुच कैसिडी एंड सनडांस किड। तो रमेश सिप्पी ने ओवरऑल किसी एक मूवी को कॉपी नहीं किया। उन्होंने 5-6 अच्छी मूवीज के कॉन्सेप्ट को लिया, शॉट्स को लिया और उसमें वो सब इमोशंस डाल दिए जो इंडियन ऑडियंस को पसंद है। वो इमोशन चाहे रोमांस का था, वो रोमांस जो धर्मेंद्र हेमा मालिनी के बीच में था, अमिताभ बच्चन जया बहादुरी के बीच में था, या वो कॉमेडी जो आपने बहुत पसंद की है शोले में, या वो म्यूजिक, डांस, बैकग्राउंड म्यूजिक, या वो दोस्ती, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। शोले हैज बीन द बेस्ट और रादर वन ऑफ द बेस्ट बड़ी मूवी वर्ल्ड हैज एवर सीन। तो जब इतने सारे इमोशंस को आप इकट्ठा करते हैं और उनको एक अच्छे प्रपोर्शन में, एक वेल मेंटेन्ड प्रपोर्शन में डालते हैं, तो एक बहुत ही सुपरहिट मूवी बनती है, और वो मूवी है शोले। लेकिन इतनी अच्छी मूवी के ऊपर भी अगर आप रीमेक बनाते हैं और आप उन इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते, तो वो मूवी फ्लॉप भी हो सकती है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राम गोपाल वर्मा की आग। ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि आपने अगर किसी से रिवेंज लेना है तो आप उस अपने फ्रेंड को एक बंद कमरे में डाल दीजिए, राम गोपाल वर्मा की आग लगा दीजिए मूवी, और उसके बाद रिमोट गायब कर दीजिए। फिर जो मजा आएगा वो बयान नहीं किया जा सकता। आज हम डिस्कस करना चाहेंगे एक विलेन। हाँ जी हाँ, एक विलेन जो मोहित सूरी की मूवी है, व्हाई दिस मूवी वाज ए हिट। जहां तक मैं जानता हूं, आपको और मैक्सिमम लोगों को ये पता है, एक विलन हैज बीन ए रीमेक ऑफ आई सा द डेविल। आई सा द डेविल इज ए कोरियन मूवी। ये काफी हिट मूवी है, 2010 में ये रिलीज हुई थी और इसको अडॉप्ट किया है मोहित सूरी। तो सबसे पहले एनालाइज करना चाहेंगे या डिस्कस करना चाहेंगे कि इस आई सा द डेविल की बेसिक स्टोरी क्या है और मोहित सूरी ने उस स्टोरी में क्या चेंजेस किए ताकि वो इंडियंस ऑडियंस के लिए वो एक विलेन परफेक्ट साबित हो, एंटरटेनिंग साबित हो और एक हिट मूवी
जो आई शादी डेविल मूवी है, उस मूवी में जो हीरो है, ही इज ए सीक्रेट एजेंट। उसकी वाइफ रात को ट्रेवल कर रही है, गाड़ी चला रही है, और बीच रास्ते में रात को अंधेरे में जहाँ पे सुनसान एरिया है, वहाँ पे उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और वहाँ पे उसकी कोई हेल्प नहीं करता। तो वहाँ पे एक जो विलन है इस मूवी का, किलर है, वो जा रहा होता है और इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग दी हीरोइन, ही किल्स हर इन अ वेरी ब्रूटल फैशन। और उसके बाद हीरो को पता चलता है, जब वो अंदाज़ा लगाता है कि कौन किलर है, किस तरह वो उसको फॉलो करता है, और इंस्टेड ऑफ किलिंग हिम इन वन इंस्टेंट, वो किलर को बार बार टॉर्चर करता है और अंत में मार देता है। अब मोहित सूरी को इस मूवी की बेसिक कहानी काफ़ी अच्छी लगी। इट्स अ यूनिवर्सल अपीलिंग मूवी। बट अगर आप कोरियन मूवी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी ब्रूटैलिटी है, सेक्स बहुत है, वायलेंस बहुत है, और कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो आप शायद देख भी नहीं पाएंगे। शायद कोरियन ऑडियंस उन शॉट्स को एक्सेप्ट करती है और उनको शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आप सेम की सेम चीज़ कॉपी करेंगे बॉलीवुड मूवीज़ के लिए, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट की स्टोरी बहुत अच्छी है, बट इंडियन ऑडियंस उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और वो मूवी फ्लॉप हो जाएगी, जैसा कई कोरियन मूवीज़ के साथ हुआ है जिनका शॉर्ट टू शॉर्ट कॉपी हुई और वो मूवी उतनी चल नहीं पाई। तो मोहित सूरी जिन्होंने बहुत ज़्यादा हिट मूवीज़ दी हैं, जैसे जहर, कलयुग, वो लम्हे, राज, मर्डर 2, आशिकी 2, हाफ गर्लफ्रेंड, और इनको सिनेमा की काफ़ी अच्छी समझ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये एक टाइप की मूवी नहीं बनाते हैं, ये हर टाइप की मूवी इन्होंने डायरेक्ट की। तो इन्होंने बेसिक प्लॉट को सेम रखा लेकिन काफ़ी चेंजेस किए। सबसे पहले उन्होंने जो हीरो का करेक्टर है सिद्धार्थ मल्होत्रा, उसके करेक्टर को बिल्कुल चेंज कर दी। ये करेक्टर सीक्रेट एजेंट नहीं है, ये एक गुंडा है जो बाद में चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द लव बिटवीन श्रद्धा कपूर एंड हिम। और मोहित सूरी ने वो एक लव का एंगल भी डाला, इमोशन का एंगल भी डाला और उस स्टोरी को पूरा डेवलप किया। अगर आप आई सा द डेविल देखेंगे तो आपको शायद ज़्यादा स्टोरी हीरो हीरोइन के बीच में दिखेगी नहीं, बट इफ़ यू कम बैक टू एक विलन, तो बहुत सारा पोर्शन उन्होंने हीरो और हीरोइन को लेके डेवलप किया है और काफ़ी इंट्रैक्शन दिखाई है, काफ़ी इमोशनल कंटेंट दिखाए हैं। तो दैट वाज अ वन पार्ट दैट चेंज। सेकंड थिंग इज दैट जो उन्होंने हीरो के, हीरोइंस के जो कैरेक्टर डेवलप किए वो बिल्कुल इंडियन ऑडियंस के हिसाब से डेवलप किए। इंडियंस ऑडियंस आर एबल टू कनेक्ट विद दीज पीपल। तीसरा जो उन्होंने काम किया, उन्होंने इस मूवी में मेलोडी इंट्रोड्यूस की, गाने दिए। एक विलन के गाने देखेंगे तो आपको सारे गाने बहुत अच्छे लगे। एक अच्छे गाने देने के बाद आपका जो ऑडियंस है वो ऑडियंस बेस काफी वाइड हो जाता है। तीसरा जो उन्होंने किया, उन्होंने जो किलर करेक्टर है, जो इसमें रितेश देशमुख ने ये करेक्टर निभाया है, ओरिजिनल के किलर करेक्टर की तरह, ये भी बिल्कुल साइकिक है, लेकिन ट्रीटमेंट दोनों करेक्टर की एंटायरली डिफरेंट है, डेवलपमेंट एंटायरली डिफरेंट है। इवन रितेश देशमुख को भी एक फैमिली मैन दिखाया है और जब वो फैमिली के साथ रहता है तो डिफरेंट होता है। तो ओवरऑल जो ओरिजिनल मूवी है उसकी कहानी को मेंटेन किया, बल्कि उसमें काफ़ी एडिशन किए। और जब आप किसी अच्छी कहानी को इंडियनाइज करते हैं तब वो मूवी डेफिनेटली हिट होती है, एंड एक विलन इज वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल। आज हम डिस्कस करेंगे 1965 में रिलीज़ हुई हॉलीवुड की मूवी साइन पोस्ट टू मर्डर, जिस पर यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म इत्तेफाक बेस की, जो 1969 में रिलीज़ हुई, और उसके बाद सेम मूवी का रीमेक बना इत्तेफाक नाम से ही, जो 2017 में रिलीज़ हुई। सबसे पहले हम आते हैं साइन पोस्ट टू मर्डर में। साइन पोस्ट टू मर्डर का जो हीरो है एलेक्स, उस पर इल्ज़ाम है कि उसने अपनी वाइफ का खून किया है और वो 5 साल से पागल खाने में डॉक्टर्स की निगरानी में रह रहा है, और इस बात की उसे पूरी उम्मीद है कि उसके अच्छे चाल चलन के कारण उसे इस बात की अनुमति मिल जाएगी कि वो अब पागल खाने से छुट्टी हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, जिसके कारण वो उस पागल खाने को छोड़ के भाग जाता है और उस पागल खाने के साथ एक घर है उसमें जाके शरण लेता है। वहाँ पे उस घर की जो मालकिन है उसके हस्बैंड टूर पे गए हुए हैं, वहाँ पे वो एक रात गुजारता है और वहीं पे उसके जो हीरोइन है उसके हस्बैंड की लाश मिलती है। अब इसका इल्ज़ाम भी इस हीरो पे आता है। आगे की फिल्म इस बारे में है कि खून किसने किया। यश राज चोपड़ा ने सेम
चीज़ फॉलो की। इस इत्तेफाक मूवी में राजेश खन्ना एक पेंटर है, उन पे भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी वाइफ का खून किया है, लेकिन इसके ऊपर एक केस चल रहा है और इस केस के दौरान वो भाग जाते हैं और एक फ्लैट में जाके एंट्री करते हैं। इस फ्लैट की मालकिन है डंदा, जिनके हस्बैंड भी टूर पे गए हुए हैं और वहाँ पे एक रात रहने के बाद उनके हस्बैंड की भी लाश मिलती है। आगे की फिल्म इस बारे में है कि राजेश खन्ना ने अपने बीवी का खून किया है या नहीं, उन्होंने नंदा के हस्बैंड का खून किया है या नहीं। 2017 में अभय चोपड़ा ने इत्तेफाक का रीमेक बनाया जिसका नाम भी इत्तेफाक था। उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट जो इत्तेफाक का वो कंटिन्यू किया, बट स्टोरी में काफ़ी चेंजेस किए। सबसे पहले तो जो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया वो ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट था। इसके अंदर भी सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है वो एक राइटर है, वो अपनी बुक लॉन्च करने के लिए इंडिया में आते हैं और यहाँ पे उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है, जिसका थोड़ा बहुत शक सिद्धार्थ मल्होत्रा पे जाता है और सिद्धार्थ मल्होत्रा भागते हैं और सोनाक्षी सिन्हा के फ्लैट में एंट्री करते हैं। यहाँ पे भी सोनाक्षी सिन्हा के जो हस्बैंड हैं उनकी लाश मिलती है और पूरी मूवी इस चीज़ पे बेस्ड है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की वाइफ का खून किसने किया और सोनाक्षी सिन्हा के हस्बैंड का खून किसने किया। बेसिक स्टोरी सेम है लेकिन ट्रीटमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट है। सबसे पहले तो अभय चोपड़ा ने इस मूवी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट जो सोनाक्षी सिन्हा के पर्सपेक्टिव से दिखाता है, दूसरा पार्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा के पर्सपेक्टिव से दिखाता है। और ऐसा करने में मूवी प्रेजेंट और पास्ट में चलती रहती है। एक जो मेन एस्पेक्ट होता है किसी भी थ्रिलर का, वो एक सस्पेंस एलिमेंट होता है और एक कंटिन्यूटी होती है, क्योंकि इसमें मूवी प्रेजेंट और पास्ट में मूव होती रहती है तो ये कंटिन्यूटी मिस हो जाती है और कहीं ना कहीं थ्रिलिंग एलिमेंट ख़त्म हो जाता है और सस्पेंस भी डिफरेंट है। मैं ये रेट करना चाहूँगा कि अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो आपको राजेश खन्ना द्वारा अभिनीत इत्तेफाक देखनी चाहिए, जो बहुत ही बेहतरीन मूवी है, जिसमें राजेश खन्ना ने और नंदा ने बेहतरीन एक्टिंग की है। और उसके बाद अगर आप ये देखना चाहें कि साइन पोस्ट टू द मर्डर कैसी मूवी है, और वो भी एक काफ़ी अच्छी मूवी है। थर्ड पार्ट जो मैं देना चाहूँगा वो धुमस को देना चाहूँगा। धुमस वो गुजराती प्ले है जो साइन पोस्ट टू मर्डर पे बेस्ड था, जिससे इंस्पायर होके यश चोपड़ा ने इत्तेफाक बनाई। चौथी प्रेफरेंस मैं 2017 में रिलीज़ इत्तेफाक को देना चाहूँगा। तो आज हम एक बड़ी पुरानी मूवी जो कि एक जापानीज़ मूवी का रीमेक है उसको एनालाइज करेंगे। काफ़ी पुरानी मूवी है, 1977 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी का नाम है इनकार। ये जब मैं काफ़ी छोटा था तब मैंने ये मूवी देखी थी और मुझे काफ़ी पसंद भी आई थी। हालांकि मुझे उस टाइम कुछ आइडिया नहीं था ये एक रीमेक है। ये मुझे कुछ साल पहले ही पता चला कि ये मूवी एक जापानीज़ मूवी की रीमेक है। और जनरली मैंने ये देखा है कि जितने भी रीमेक्स बनते हैं वो हॉलीवुड को लेके बनते हैं या बॉलीवुड को लेके कोरियन मूवीज़ को लेके बनते हैं या फिर कुछ कई बार चाइनीज़ मूवी को लेके भी बने हैं। जापानीज़ मूवी को लेके रीमेक बनने का बॉलीवुड में रिवाज नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस मूवी को एनालाइज किया जाए। अब उसको एनालिसिस करने के लिए मुझे ओरिजिनल देखना पड़ा और आई वॉज वेरी लकी आई वॉज एबल टू सी दैट मूवी। दिस इज़ अ वेरी गुड movie. Originally this Japanese movie is a very good movie, High and Low, which was released in 1963. Even though this movie is also not a original movie, this movie is based on American novel King's Ransom, which was released in 1959. इससे पहले हम इस मूवी और इसके रीमेक को एनालाइज करें, सबसे पहले हम एक बेसिक स्टोरी की बात करते हैं। हम लोग हाई एंड लो की बेसिक स्टोरी की बात करते हैं। इसका जो हीरो है वो बेसिकली एक शू मैन्युफैक्चरिंग जूता बनाने वाली कंपनी का एक मालिक है और ये बहुत बड़ी जूता बनाने वाली कंपनी है। ये जो हीरो है ये पहले एक जूता बनाने वाला कारीगर होता है। इसको वो दिखाते हैं, उसके फोटोग्राफ्स भी दिखाते हैं उस मूवी में। अब जिस एरिया में ये रहता है उससे थोड़ी दूर थोड़ा नीचे जाके एक स्लम एरिया है जिसमें से जो विलन है वो डेली
इसके घर को देखता है और उसको एक जेलसी डेवलप हो जाती है, और उस जेलसी के चक्कर में ही वॉन्ट्स टू बेसिकली किडनैप हिज सन, बट गलती से वो उसके बेटे को किडनैप करने के बजाय उसके ड्राइवर के बेटे को किडनैप कर लेता है और रैंसम की डिमांड करता है। शुरुआत में तो हीरो नहीं चाहते हैं कि वो अपने ड्राइवर के बेटे के लिए रैंसम दें, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है कि दिस ड्राइवर हैज़ बीन कनेक्ट अटैच्ड विद देम फॉर सो मेनी ईयर्स, दे आर इमोशनली कनेक्टेड। तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ओके मैं रैंसम पे करूँगा अपने ड्राइवर के बेटे के लिए। तो पूरी स्टोरी इसके बाद कैसे उस जो किडनैप हुआ है वो बेटा या छोटा बच्चा, उसको छुड़ाया जाए, कैसे रैंसम पे किया जाए, और कैसे फिर उस रैंसम मनी को वापस लिया जाए उस किडनैपर से और किडनैपर को गिरफ्तार किया जाए। ये पूरी मूवी इस स्टोरी को लेके है बनाई गई है, एंड इट्स ए वेरी गुड थ्रिलर मूवी। अगर आप ओरिजिनल मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। अब राजन सिप्पी क्योंकि एक अच्छे डायरेक्टर हैं, राजन सिप्पी को आप जानते होंगे शायद, उन्होंने सत्ते पे सत्ता, अंदर बाहर, सितमगर, सत्यमेव जयते जैसी काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई हैं। हाँ, क़यामत भी उनकी एक मूवी थी। उन्होंने इस चीज़ को समझा कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है। द स्टोरी इज़ यूनिवर्सल, इट्स अ यूनिवर्सल अपीलिंग स्टोरी। बट वो समझ गए थे कि ये जो थ्रिलर मूवी है इट्स ए वेरी ड्राई मूवी। अगर वो शॉर्ट टू शॉर्ट कॉपी करेंगे तो शायद इंडियन ऑडियंस एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बेसिक स्टोरी को सेम रखा, लेकिन उसमें काफ़ी चेंजेस किए। सबसे पहला जो उन्होंने चेंज किया, इसमें विनोद खन्ना मेन हीरो है, जो पुलिस ऑफिसर का रोल करता है, जो किडनैप किए हुए लड़के को छुड़ाने में पूरी कोशिश करता है या उस ऑपरेशन को हेड करता है। उसका उन्होंने एक लव एंगल दिखा दिया विद्या सिन्हा के साथ। विद्या सिन्हा जो श्रीराम लागू हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी बहन है, और श्रीराम लागू ने बेसिकली एक्सेप्ट नहीं किया इस रिलेशनशिप को बिकॉज देयर वाज ए क्लास डिफरेंस बिटवीन विनोद खन्ना एंड विद्या सिन्हा। तो उन्होंने एक इस बड़े अच्छे लव एंगल को डेवलप किया, उसके ऊपर कुछ सॉन्ग्स दिखाए और एक इमोशनल कनेक्ट बन पाया इंडियन ऑडियंस के साथ। इट वॉज नॉट ए वेरी ड्राई स्टोरी फॉर देम। सेकेंड जो उन्होंने किया, उन्होंने विलेन के जो रोल को बहुत अच्छा डेवलप किया, उसको इंडियनाइज किया। इसमें अमजद खान ने विलेन का रोल अदा किया है, और इसमें उन्होंने क्लियर दिखाया है कि दिस विलेन इज नॉट एक्टिंग जस्ट बिकॉज ऑफ जेलसी। ही वॉज एन एम्प्लॉई ऑफ श्रीराम लागू एंड ड्यू टू सर्टन रीजन, सम मिसबिहेवियर्स एंड सम कुछ घपला करके, क्योंकि कुछ घपला किया था उन्होंने या कुछ इश्यूज क्रिएट किए थे, तो उनको काफ़ी बेइज्जत करके नौकरी से निकाला गया। तो उनको ही हैज़ टू सेटल ए स्कोर विद श्रीराम लागू। तो एक ये रीज़न मेन दिखाया, जेलसी इज़ वन ऑफ द रीजन, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न। थर्ड थिंग, राजन सिप्पी जानते थे कि इंडियन ऑडियंस एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम इंडियन ऑडियंस बिना अच्छे गानों के मूवीज़ पसंद नहीं करती है। अगर आज की डेट में सॉन्गलेस मूवीज़ आ रही हैं, सॉन्गलेस थ्रिलर्स आ रहे हैं, लेकिन उस टाइम ये रिवाज नहीं था। देयर वॉज वन ऑफ द वेरी रेयर मूवी, इत्तेफाक एक ऐसी मूवी थी जिसमें गाने नहीं थे, बट जनरली इन एवरी मूवी देयर वर सॉन्ग्स। तो उन्होंने राजेश रोशन को लिया और राजेश रोशन ने काफ़ी अच्छे गाने दिए, आपने शायद सुने भी होंगे, मुंगड़ा मुंगड़ा या दिल की कली। तो इन सब को मिला के जब उन्होंने एक मूवी बनाई तो वो मूवी इंडियन ऑडियंस को काफ़ी अपील करी। इंडियन ऑडियंस वर एबल टू कनेक्ट विद द मूवी एंड दिस मूवी वॉज ए हिट। इट वॉज नॉट ओनली ए हिट, इट्स ए गुड मूवी आल्सो। तो अगर हम इस मूवी को एनालाइज करें तो हमें एक अच्छी हिट मूवी बनाने का रेसिपी मिल गई है। वो रेसिपी इस तरह से है कि आप एक हॉलीवुड की या किसी ओवरसीज़ की एक ऐसी मूवी को लो जिसकी स्टोरी यूनिवर्सल हो, यूनिवर्सल अपीलिंग हो, फिर उसमें इमोशंस, एक्शंस, मेलोडी, डांस, उसका तड़का डालो तो एक हिट फिल्म तैयार है। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा
I hope you have liked our episode, and if you like our episode, please share it with your friends and family, and please subscribe to our channel. अगले एपिसोड तक के लिए मैं इजाज़त लेना चाहूँगा. नमस्कार, धन्यवाद.